ओके, सो देखिए कल हमने क्या किया भाई साहब, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू हैड स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भाई साहब होता है जैसे 2, ठीक है, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 16, मतलब यहाँ पे कोई कॉमन मल्टीपल हो जाएगा भाई साहब, देयर विल बी अ कॉमन मल्टीपल आउट हियर। ठीक है, तो मतलब ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ऐसा चलता जाएगा भाई साहब। ठीक है, वेर आर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉमन रेशियो, दिस विल बी नोन एज द कॉमन रेशियो। और ए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे भाई साहब जैसे आपका nth टर्म होता है किसमें, एपी में, तो यहाँ पे आपका nth टर्म क्या हो जाएगा, टी nth। ठीक है, ए nth कितना हो जाएगा भाई साहब, ए आर n-1। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला तुम्हारा टर्म क्या है, ए, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट टर्म, है ना। ए आर ये हो गया तुम्हारा सेकंड टर्म। ए आर मतलब क्या बोल सकते हो तुम, 2-1, है ना। ए आर भाई, ए आर मतलब क्या हो गया, ए आर 2-1। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा क्या, ए आर का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा क्या, थर्ड टर्म। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो, ए आर 3-1, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। फिर आएगा तुम्हारा ए आर क्यूब विच विल बी द फोर्थ टर्म, मतलब ये हो गया तुम्हारा ए आर 4-1। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं ए आर, लेट्स से हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा ए आर n-1, सिंपल सी बात है भाई साहब। ठीक है, तो आपका जो nth टर्म होगा किसी जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो हो जाएगा आपका ए आर n-1। और सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स विल बी ए आर n-1 अपॉन r-1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। और यहाँ पे अगर सम ऑफ, अगर आपका भाई साहब 1 - rn अपॉन 1 - r, अगर आपका इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, अगर भाई साहब आपका कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है तो। ठीक है, और अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 - r, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट टर्म्स का। ठीक है, सो ये सब कुछ तमाम चीजें हैं जो हम देखेंगे इसमें। जीपी आपके लिए पहले 10th में हुआ करता था, बट नाउ इट हैज बीन स्क्रैप्ड। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर, एंड दिस फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर इज व्हाट पीपल, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। तो देखो एपी में कैसा है, ए बी और सी, अगर तीन टर्म्स एपी में हैं तो आप इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, b माइनस ए अगर मैं करूं तो ये c माइनस बी के बराबर होगा, है ना, बिकॉज दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, d। भाई देखो b माइनस ए करोगे तो तुमको कॉमन डिफरेंस d मिलेगा, c माइनस बी करोगे तो भी तुमको कॉमन डिफरेंस d मिलेगा। ठीक है, अगर तीन टर्म्स है a b और c जो आपके किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो b बाई ए इज इक्वल टू c बाई बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन रेशियो, है ना। तो b बाई ए विल बी इक्वल टू c बाई बी। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल। ठीक है, ओके। तो ये जो फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर है, देखो कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या ये वाला जो सीरीज है वो एपी हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, जीरो है। लेकिन कॉमन रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आपका ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमन रेशियो आपका जीरो हो, आर की वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो r has to be basically a common ratio. The fixed number is called the common ratio of the GP. ठीक है, if the first term is denoted by a and the common ratio by r, series can be written as ar square, ar square, ar cube and so on and so forth. nth term को हम क्या लिखेंगे, ar n-1। ठीक है, ar n-1। एग्जाम्पल चेक whether the given series is a GP or not। कैसे चेक करेंगे भाई साहब, तो आप क्या करोगे, इसको अपॉन इसको कर दो, तो 10/2 कितना आ रहा है बोलो, 5, और 20/10 कितना आ रहा है, 20/10 आ रहा है भाई साहब आपका 2। इज इट अ जीपी, नहीं, फाइव है ना यहाँ पे, सॉरी ये 2 होगा ना। ठीक है, 10/5 ये कितना हो गया भाई साहब 2, और ये हो गया आपका 20/10 ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2, 40/20 ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2। ठीक है, अगर ये जीपी है, क्योंकि कॉमन रेशियो आपका दिख रहा है आपको जीपी है, तो आपका ए यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ए की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 2।
आर की वैल्यू 2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके. सो दिस बेसिकली क्वालिफाइज फॉर अ जीपी. फर्स्ट टर्म a2/1, a3/2, ये हो गया 2 हो गया भाई साहब. सो a4/, तो ये हो गया 2. सिंस द रेशियोज आर कॉमन द गिवन टर्म्स आर इन जीपी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द गिवन टर्म्स आर इन जीपी. nth टर्म ऑफ अ जीपी इज डिनोटेड बाय ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा बाडी, ए आर रेज टू n-1. nth टर्म ऑफ अ जीपी इज डिनोटेड बाय ए आर n-1. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो भाई साहब. फाइंड द 10th टर्म इन द सीरीज. तो आपका देखो ये 2 है, सो ये लेट्स से आपका 2 है, फिर आया आपका -4, ये आपका 8, ये हो गया आपका -16. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. -4 कैसे आया रहेगा, किससे मल्टीप्लाई किया रहेगा आपने, -2 से. अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं मुझे 8 आ रहा है, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 आ रहा है, तो दिस इज डेफिनेटली अ जीपी. ओके ओके, फाइंड द nth टर्म. तो मेरा a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया बोलो, 2. ओके, r की वैल्यू क्या हो गई बोलो, -2. ठीक है, आपको यहाँ पे nth टर्म निकालना है. तो nth टर्म क्या होता है भाई साहब, an इज इक्वल टू ARn-1. तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2, r की वैल्यू कितनी हो गई बोलो -2, n-1. ठीक है, क्लियर है. 2 है और यहाँ पे -2 है, n-1. ठीक है, सो 2 इंटू -2 इंटू n-1. तो आपका भाई साहब यहाँ पे nth टर्म बोला है, 10th टर्म बोला है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पे ARn-1 मतलब a हो गया 2. ठीक है, r की वैल्यू हो गई -2, 10 मतलब 10-1, तो ये हो गया 2 इंटू -2 रेज टू 9. ठीक है, -2 रेज टू 9. तो भाई साहब बताओ मुझे पहली बात, -2 रहेगा कि नहीं. जब आपका ऑड नंबर मल्टीपल होता है, माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई, वहाँ पे 9 बार, तो एक माइनस रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -2 रेज टू 9, ऐसा लिख सकते हैं. इस माइनस को बाहर निकाल लिया. अगर यहाँ पे -2 रेज टू 8 होता था तो माइनस कैंसिल हो गया होता है ना. मतलब ऑड, अगर इवन नंबर रहेगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस कैंसिल नहीं हो सकता, तो एक रिजल्टेंट माइनस आपका बाहर रह जाएगा भाई साहब. तो यहाँ पे 2 इंटू 2 रेज टू 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू 10 हो गया ये भाई साहब, 2 रेज टू 10 हो गया. आर वी क्लियर ऑन दिस वन. अभी 2 रेज टू 10 को कैसे, तो 2 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं भाई साहब, आप 2 को अगर 5 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 32, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32. इसी को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, मतलब 32 का क्या कर दो भाई साहब स्क्वायर. तो 32 इंटू 32 कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 टू 4, 3 टू 6, 2 3 6, 3 3 9, 4 6 + 6 12, 9 + 1 10, तो कितना आ गया -1024. आर वी क्लियर, क्लियर 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 पीपल. हम कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, ओके. ज्योमेट्रिक मीन, कल आपने देखा अर्थमेटिक मीन. अगर भाई साहब आपके 3 नंबर्स हैं A, B और C, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा बोलो, B इज इक्वल टू A + C/2, ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन. कल हमने इसको देखा भाई साहब. तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे, देखो A + C/2 कैसे आया है, A + C/2 कैसे आया है, हमने यहाँ पे देखो अर्थमेटिक मीन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तीनों भाई साहब किस में है, AP में है, तो मतलब B - A विल बी इक्वल टू C - B, है कि नहीं. ठीक है, तो B - A मतलब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे B + B कर लिया, B + B इज इक्वल टू A + C, तो यहाँ पे हो गया 2B इज इक्वल टू A + C. तो B की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, A + C/2, ऐसे आ रहा है B इज इक्वल टू A + C/2. तो अगर 3 टर्म्स हैं आपके A, B और C, तो B अगर बीच में आ रहा है A और C के, तो बीच में आता हुआ टर्म को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन. और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा वाली, B इज इक्वल टू A + C/2. अभी हम आते हैं भाई साहब, अगर ये A, B और C आपके GP में हैं, तो GP में जब होंगे तो इनका कॉमन रेशियो बराबर होगा. मतलब इफ आई डू अ B/A, इट विल बी इक्वल टू C/B, है कि नहीं, B/A विल बी इक्वल टू C/B. ठीक है, अभी भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, B इंटू B कितना हो गया B², और A इंटू C कितना हो गया भाई साहब आपका AC. तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, √of AC. इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B² इज इक्वल टू AC, या B इज इक्वल टू √AC. ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू B इज इक्वल टू √AC, और B² इज इक्वल टू AC. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. ठीक है, तो B इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C. ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP इज एज फॉलोज. क्या बताया था मैंने आपको, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ये हो जाएगा आपका A r⁻n-1 upon r-1 if r is greater than 1, on A 1 - r⁻n upon 1 - r
इफ आर इज लेस देन 1। अगर आपका कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, जैसे समझ लो भाई साहब कॉमन रेशियो है आपका 2 3 4 ऐसा कुछ है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉमन रेशियो आपका लेस देन 1 है, जैसे लेट्स सो 1/2 है या -2/3 है, ऐसा कुछ है, तो भाई साहब ये वाला रेशियो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ए आर एन माइनस 1 इफ आर इज ग्रेटर देन 1, ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से लेस होता है तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल। कुछ नहीं है भाई साहब, देखो इसको आपने उल्टा कर दिया है, ये आर माइनस 1 को 1 माइनस आर कर दिया है ना, ऊपर भी आर एन माइनस 1 को आपने क्या कर दिया है, 1 माइनस आर रेज़ टू एन कर दिया, सिर्फ उल्टा किया। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वाला आपका नेगेटिव आ जाएगा ना, अगर मैंने आर माइनस 1 किया और आर आपका 1 से लेस है तो नीचे नेगेटिव टर्म आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एन ए इफ आर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कुछ है नहीं, देखो अगर मैंने आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू ले ली 1, तो क्या आ जाएगा n इंटू ए, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके 3 टर्म्स हो गए। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन एपी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई एपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इसका क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, मॉड ऑफ आर आपका लेस देन 1 होना चाहिए। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन एपी आप उसी का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम उसी का कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पे आपका r जो है वो लेस देन 1 हो, जहां पे r की वैल्यू लेस देन 1 हो। मॉड ऑफ r मतलब यहां पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी लेस देन, जैसे r कोई फ्रैक्शन है 1/2 1/4, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आप इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। क्लियर है, ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है भाई साहब। तो फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो आपका एक जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसा जाता है भाई साहब जीपी। तो ए एनथ टर्म क्या हो जाएगा, मतलब आपका ए मतलब एनथ टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा, दो फॉर्मूले हैं इसके, ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्रोवाइडेड द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, and this will be equal to a 1 minus r raised to n upon 1 minus r if r is less than 1, ठीक है, and if r is equal to 1 then it will be n into a. We cannot calculate the number of infinite terms of a GP if r is greater than 1. अगर आपका r भाई साहब greater than 1 है तो आप sum of infinite terms को calculate नहीं कर सकते, ठीक है। sum of infinite terms को आप calculate तभी कर सकते हो और उसका फॉर्मूला है a 1 minus r, जब क्या हो भाई साहब, आपका r जो मॉड वैल्यू है इसकी लेस देन 1 हो, ठीक है, मॉड वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, ठीक है। तो अब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स इन द जीपी। आपको यहाँ पे एक जीपी दिया हुआ है भाई साहब 2 6 18 54। तो आपका भाई साहब यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया बोलो 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 दैट इज 3, ठीक है, या 18/6 जो भी करना है आपको, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो a n की वैल्यू क्या होती है, a r n माइनस 1, तो a की वैल्यू 2, r की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 3, और यहाँ पे n मतलब 8 माइनस 1, तो दिस विल बी 2 3 और ये हो गया भाई साहब आपका 7, ठीक है। तो 3 रेज़ टू 7 भाई साहब तुम खुद ही करो। फाइंड द सम ऑफ द, अच्छा हाँ सॉरी nth टर्म नहीं फाइंड आउट करना, तो सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सम ऑफ n टर्म्स इज a आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है भाई साहब 6/2 दैट इज 3, है ना, 6/2 इज 3, तो ऑब्वियसली r यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो a की वैल्यू डाली हमने 2, r की वैल्यू डाली भाई साहब 3 और क्या 8 टर्म्स ना, तो 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी 2 2 3 रेज़ टू 8 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो गया 3 रेज़ टू 8, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, ये हो गया 3 रेज़ टू 5 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 243, और 3 रेज़ टू 3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 रेज़ टू 8 आ जाएगा, 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, 7 3 21 4 3 12 13 14 4 7 2 14 115, और यहाँ पे हो गया भाई साहब 3 2 6 4 2 8 2 2 4 1 4 प्लस 6 10 5 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 14 2 प्लस 4 6 6401 माइनस 1, तो ये हो गया 6400, ठीक है, 6400। क्लियरम पीपलम,
ठीक है, 6561 आ रहा था, ओके 6561 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 6560, ठीक है, क्लियर है। क्या इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं छोटे में? 6560, देखो तुम्हारा कितना आया 3⁻8 माइनस 1 आया ना, क्योंकि ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। अभी इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा इसको 3⁻4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 3⁻8 माइनस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁻4 का स्क्वायर माइनस, और ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका क्या होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3⁻4 माइनस 1, और यहाँ पे हो गया 3⁻4 प्लस 1, ठीक है। अभी 3⁻4 माइनस 1, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 माइनस 1 कितना आ जाएगा 80, और 80 प्लस 1 कितना आ जाएगा 81, कर लो भाई साहब अभी 81 इंटू 8, 8 1 8, 8 इज 64, लेकिन यार यहाँ पे तो ऐसे ही आ रहा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, हाँ 82 हो जाएगा ना यहाँ पे, 81 प्लस 1 तो 82 हो गया, तो ये 82 इंटू 8, 2 8 16, 8 8 64, 65 6560 आ गया आपका, ठीक है, क्लियर है। The third term of a geometric progression is 12 and the sixth term is 96, ठीक है। Find the first term and the common ratio, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let A be the first term and R be the common ratio, let A be the first term and R be the common ratio of the GP, ठीक है, let A be the first term and R be the common ratio of the GP, okay। The third term क्या हो जाएगा भाई साहब T3, that is A3, this will be how much ARn minus 1, AN की वैल्यू क्या होती है ARn minus 1, तो थर्ड टर्म भाई साहब क्या हो जाएगा AR3 minus 1, that is 2, है ना, AR स्क्वायर हो गया, तो थर्ड टर्म हो गया भाई साहब AR स्क्वायर, और थर्ड टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज गिवन एज 12, तो 12 इज इक्वल टू AR स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब पहला एक्सप्रेशन, समझम, ओके। एंड द सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे AR रेज टू 5, ठीक है, सिक्स्थ टर्म कितना है 96 इज इक्वल टू AR रेज टू 5, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड। अगर भाई साहब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे AR रेज टू 5 अपॉन AR का स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या 96/12, कैंसलम, ये हो गया भाई साहब क्या 3, 12 8 96, तो आपका भाई साहब R क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है 8, तो R क्यूब की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, सो देयरफॉर R की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 2, R की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अभी आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पे, तो आपका थर्ड टर्म 12 इज इक्वल टू कितना है भाई साहब A इंटू R का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू A इज इक्वल टू 12, 4 3 12, तो A की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई 3 और कॉमन रेशियो क्या हो गया भाई साहब आपका 2, क्लियर, पीपलम, ठीक है, तो ये हो गया आपका देखो 96, तो 2/1 R की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, और साइमल्टेनियसली भाई साहब आपकी A की वैल्यू आ गई 3, thus the first term of the progression A is equal to 3 and the common ratio is 2, क्लियरम, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। The first term of the geometric progression is 7 and the fifth term is 567, all the terms are positive, find the common ratio and the sum of the first 6 terms of the progression, ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let A be the first term, and R be the common ratio, ठीक है, let A be the first term and R be the common ratio, the first term of a geometric progression is 7, तो first term क्या होगा A is equal to 7 हो जाएगा, ठीक है, तो A आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है, and the fifth term की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो AR raised to 5 minus 1, तो that will be AR raised to 4, इसकी वैल्यू कितनी है 567, ठीक है, तो 7 इंटू R raised to 4, A की जगह पे हम 7 लिख रहे हैं, R raised to 4, ये हो गया आपका कितना 567, तो R raised to 4 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 567/7, 7 8 56, 7 1 7, दिस इज R raised to 4, 3 को आप raised to 4 करोगे तो 81 आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो भाई साहब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 के बराबर, ठीक है, R की वैल्यू आ गई आपकी 3,
क्लियरम ओके। तो कॉमन रेशियो आ गया आपका कितना 3 ओके। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, तो सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, तो देखो भाई साहब यहां पे आपका r ग्रेटर देन 1 है, r की वैल्यू कितनी आई है 3, r आपकी भाई साहब क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो आपका फॉर्मूला यहां पे क्या लिखेगा a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a यहां पे कितना है भाई साहब 7, r मतलब कितना हो गया भाई साहब 3 रेज टू कितना है भाई साहब 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 243 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई साहब 242, और यहाँ पे कितना आया 2 2 12 24 और 1 है ना, 7 1 7 2 7 14 7 1 7 1 8 847, ठीक है। इतना आंसर आ रहा है भाई साहब। क्लियरम पीपलम ओके ओके ओके। सो देखो यहाँ पे R4 आ गया आपका 81, तो R इसको जैसे ऐसे ही देखना है भाई साहब, R4 is to 81 है, तो R is equal to 4th root of 81, 4th root of 81 मतलब 4th root of 3 raised to 4, मतलब 3 raised to 4 into 1/4, मतलब आ गया आपका 3, ऐसा होगा भाई साहब, ठीक है। तो SN आपका क्या हो जाएगा 7 into 3 raised to 6 टड़ंग तो कितना 6 टर्म्स हुआ ना, हाँ ARN माइनस 1 होगा, ठीक है ओके। The sum of the first and the third terms of the geometric progression is 20 and the sum of its first 3 terms is 26. Find the progression. तो यहाँ पे क्या मान लेंगे भाई साहब, let A be the first term and R be the common ratio. The sum of the first and third terms, तो sum of the first and third terms of a geometric progression is 20. थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बोलो, फर्स्ट टर्म हो गया आपका a है ना, a1 इज इक्वल टू a, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बोलो ar का स्क्वायर है ना। इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं इट इज 20, तो मतलब a प्लस ar का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 20। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, समझ में आता हूं ओके। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स इज 26, a प्लस ar का स्क्वायर प्लस ar का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 26। क्लियर मार्च पास हो रहा है। ठीक है ओके चलिए भाई साहब a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 26। तो a प्लस AR स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया बोलो 20 प्लस AR क्यूब इज इक्वल टू 26। AR क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6, AR क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है ओके। लेकिन इसके बाद क्या, the sum of the first and the third terms of a geometric progression 20, sum of the first 3 terms find the progression। AR क्यूब की वैल्यू हो गई भाई साहब 26 था, उसके बाद क्या भाई साहब देखो यहाँ पे अगर मैंने तो AR क्यूब की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 6 है ना, इसको अगर मैंने ऐसे लिखा a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 20, ठीक है, और इसको इससे डिवाइड कर दो किससे, आपका है AR क्यूब इज इक्वल टू 6 है ना, तो a और a भाई साहब कैंसिल हो गया, इससे कुछ होने वाला है टर 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 sum of the first 3 terms a
फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है भाई साहब, सेकंड टर्म को हमने ऐड कर दिया था। क्या कर रहा है यूसुफ तू, पता नहीं। ओके लेट, तो ए है आपका फर्स्ट टर्म और आर आपका भाई साहब ये फर्स्ट टर्म माना हमने, और आर को हमने माना भाई साहब कॉमन रेशियो। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर तो होगा। The sum of the first and the third term of geometric progression is 20 and the sum of the first three terms a plus ar plus ar का स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये a plus ar का स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 26। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हमने माना है कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड लेट r बी द कॉमन रेशियो। तो a प्लस ar का स्क्वायर, a प्लस ar का स्क्वायर कितना हो गया 20, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 20। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी आप क्या लिख रहे हो भाई साहब, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इसका वैल्यू कितना आ रहा है भाई साहब 26। अभी हमको मालूम है, इसको अगर हम रीऑर्गेनाइज करके लिखते हैं तो a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 26। a प्लस ए आर का स्क्वायर हमको मालूम है कितना है 20 प्लस ए आर इज इक्वल टू 26। तो ए आर की वैल्यू कितनी हो गई 26 माइनस 20, दैट इज ए आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6। ए आर की वैल्यू कितनी हो गई 6। क्या होगा अभी इससे? कुछ भी नहीं होगा, है ना। Sum of the first and third terms. एक थोड़ा सा अगर वी गो अ लिटिल बैक, तो आप देखो जब आपको 3 टर्म्स एपी में दिए जाते थे, ठीक है, समझ लो 3 टर्म्स हैं एपी में और आपको फाइंड आउट करना है, कुछ तो इक्वेशन दिया रहेगा, तो इन 3 टर्म्स को आप क्या मानते थे, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, ऐसा मानते थे ना। लेट द टर्म्स बी a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, फिर इसमें से आप इक्वेशन निकालते थे। अगर आपका भाई साहब ऐसे 3 टर्म्स दिया जाए किसमें, जीपी में, तो क्या मान लोगे भाई साहब, इसको मान लोगे a बाई आर, ठीक है, इसको मान लोगे a, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई, ये हो गया a इंटू 1 बाई आर, और नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है, a बाई आर,
then the third term. Now let R be the common ratio of the progression. The first term is equal to 6 by R. The third term is 6R. Since the sum of the first, तो आपका भाई साहब sum of the first and the third terms, तो A1 plus A3 is कितना भाई साहब 20 है ना, एंड A1 plus A2 plus A3 ये कितना दिया हुआ है आपका 26. तो ऑब्वियसली बात हो गई कि भाई साहब A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इस माइनस से कर देंगे तो सेकेंड टर्म, इट इज क्लियर दैट द सेकेंड टर्म इज 6. ठीक है, सेकेंड टर्म इज 6. लेट R बी द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन, देन द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6 by R एंड द थर्ड टर्म इज 6R. देखो इसको ऐसे समझो, कॉमन रेशियो अगर हमने मान लिया हमने R, ठीक है, तो सेकेंड टर्म आपका देखो A और यहाँ पे R है, तो मतलब आपका सेकेंड टर्म है ये भाई साहब है आपका फर्स्ट टर्म, और ये आपका भाई साहब थर्ड टर्म. ठीक है, अगर R आपका कॉमन रेशियो है तो द फर्स्ट टर्म, तो ये आपका A2 भाई साहब क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू कितनी है 6 है ना, मतलब A इंटू R, ये सेकेंड टर्म है ना, दिस इज इक्वल टू 6, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी या A की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 6 by R. समझ में आ रहा है, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा A, सेकेंड टर्म क्या होगा AR, और थर्ड टर्म क्या होगा AR स्क्वायर. तो AR की वैल्यू अगर 6 हुई तो A की वैल्यू क्या होगी 6 by R. ठीक है, ओके, द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6 by R एंड साइमल्टेनियसली A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 की वैल्यू हो जाएगी AR स्क्वायर है ना, AR स्क्वायर. तो मतलब A की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है बोलो 6 by R है ना, अभी देखो A की वैल्यू कितनी आई है 6 by R इंटू R का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हम कितना हो गया भाई साहब आपका 6R. ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना होता है, फर्स्ट टर्म होता है भाई साहब आपका, द फर्स्ट टर्म इज 6 by R, द सेकेंड टर्म इज 6 एंड द थर्ड टर्म इज 6R. ये आपके तीन टर्म्स हो गए. सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड टर्म इज 26, अभी भाई साहब इनको हम ऐड कर सकते हैं, 6 by R प्लस 6 प्लस 6R, दिस इज इक्वल टू कितना भाई साहब 26. इस पूरे को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, R के साथ. ठीक है, R by 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 और 6 कैंसिल, R और R कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1. यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 6 कैंसिल और R, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 6 और 6 कैंसिल और R इंटू R, R स्क्वायर इज इक्वल टू 26. ठीक है, तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस R और इस 26 को हमने इधर लिया, तो 1 माइनस 26 कितना हो गया -25 इज इक्वल टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. ठीक है, R स्क्वायर प्लस R माइनस 25 इज इक्वल टू 0. अभी 25 में आपको कोई ऐसा फैक्टर निकालना है जिसका कितना वैल्यू आए भाई साहब 1. कैसे आएगा भाई साहब, 5 5 जा 25, कुछ बन रहा है भाई साहब, हाँ कुछ बन रहा है, देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके R स्क्वायर प्लस R, यहाँ पे 26 ही आया ना भाई साहब, दिस इज बेसिकली 26. तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 6 R स्क्वायर 26, अच्छा इसको 6 ही रहने दिया है, चलो भाई साहब रखने देते हैं 26. तो ये हो गया भाई साहब 6 स्क्वायर माइनस 20R प्लस 6. तो इसको आपको भाई साहब इस फॉर्मूला से करना पड़ेगा. इसको अगर आप पूरे को डिवाइड कर देते हो 6 माइनस 26, 6 स्क्वायर यहाँ पे था भाई साहब 6 by R, अच्छा हमने 26 को नहीं लिया ना, ठीक है चलो 6 अभी इसमें कर सकते हैं. देखो 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 36 का लिखते हैं अगर हम -20 ले रहे हैं तो 36 मतलब 2 18 जा 36, तो 6R, ये ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं. देखो 6R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 18R है ना, 18 2 जा 36 होता है, माइनस 2R माइनस 18R प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 2R की वैल्यू कितनी आ गई 3R माइनस 1, माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ गई 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3R माइनस 1 और यहाँ पे हो गया 2R माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे 3R की वैल्यू हो गई, तो 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया और 2R माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया. तो R की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 और R की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6/2 दैट इज 3. तो दोनों भी वैल्यूज हो सकती हैं, 1/3 भी हो सकता है और भाई साहब हो सकता है कितना. ठीक है, सो R की दो वैल्यूज आ गई, देखो यहाँ पे 3 और 1/3. R इज इक्वल टू 3 एंड द फर्स्ट प्रोग्रेशन क्या हो गया भाई साहब 6/3, R इज इक्वल टू 1/3 एंड द थर्ड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन आर, तो आपका यही द प्रोग्रेशन इज 2 6 18 और 18 6 2. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं थोड़ा ना, तो थोड़ा तो पीछे जाते हैं थोड़ा. सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ले
सभी उड़ गया भाई। सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 20। तो हम भाई साहब पहले यहां पे ये कर लेते हैं, देखो a1 प्लस a3 इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी 20 है ना। सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 20 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 26। तो क्लियरली हमको दिख रहा है भाई साहब a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। अगर आपको उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया भाई साहब क्या इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। भाई साहब सब्ट्रैक्ट कर दो, 26 माइनस 20 कितना आ जाएगा 6, और इधर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a1 कैंसिल, a3 कैंसिल, बचेगा a2। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6। अभी a2 क्या हो जाएगा, an की वैल्यू होती है ARn-1, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी AR2-1, दैट इज AR इज इक्वल टू a2, है ना। और a2 की वैल्यू कितनी आई है 6 AR, तो आपकी भाई साहब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/r, a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6/r। अभी हम आते हैं भाई साहब सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो पहला वाला टर्म है भाग्यश्री, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा a, दैट इज 6/r, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी AR, दैट इज 6/r इंटू r, तो कितना हो गया भाई साहब 6। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी AR का स्क्वायर, दैट इज 6/r इंटू r का स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ पे बोलो 6r। इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई साहब आपका 26, तो 6/r प्लस 6 प्लस 6r इज इक्वल टू 26, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 26, ठीक है। तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब r से, तो यहाँ पे हो गया 6 प्लस 6r प्लस 6r का स्क्वायर इज इक्वल टू 26r। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना 6r का स्क्वायर, 6 माइनस 26 माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको भाई साहब डिवाइड कर दो किससे, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। 2 से अगर हम डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2 10 ज़ा 20r प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना हो गया भाई साहब 9 9 के फैक्टर्स में से हमको क्या चाहिए 10, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे इसको, 3r स्क्वायर 9 इंटू 1 में से हम 10 निकाल सकते हैं, 3r स्क्वायर माइनस 9r, ठीक है, माइनस r कितना आ रहा है माइनस 10r प्लस 3, ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 3r को कॉमन निकाला r माइनस 3 आ गया, यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन निकाला r माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया क्या वैल्यू 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आइदर आपका क्या हो जाएगा 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इधर भाई साहब आपका r का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 1 को इधर लिया और 3 को इधर, तो 1/3 और r की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 3, r की वैल्यू 1/3 हो गई या r की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है। अभी हम इसमें आ जाते हैं भाई साहब, देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6/r, तो अगर r की वैल्यू 1/3 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 6/1/3, तो कितना हो गया, ये 3 ऊपर चला गया तो ये हो गया 18, है ना। तो a की वैल्यू अगर 18 है और r की वैल्यू है 1/3, तो gp क्या हो जाएगा बोलो, gp हो जाएगा भाई साहब a दैट इज 18 इंटू 1/3 तो हो गया 6, 18 इंटू 1/3 इंटू 1/3 तो हो गया 2, है ना भाई साहब, क्लियर है। 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 या 18 इंटू 1/3, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे वैल्यू पे, दैट इज r इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू है क्या भाई साहब 6/3, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया भाई साहब ये, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है 3, तो gp क्या हो जाएगा भाई साहब, gp हो जाएगा 2 इंटू 3 ज़ा 6 6 इंटू 3 ज़ा 18, तो या तो gp ये होगा भाई साहब या तो gp भाई साहब ये होगा, ठीक है। दिस वुड बी द gp। आर बी क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 -1 1/2 और ऐसा करते करते भाई साहब 1/128 है। चलो भाई साहब फटाक से करना है। हो गया भाई साहब, डन। ओके देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुमको दिया हुआ है 2 -1 1/2 ऐसा करते करते कहां तक है भाई साहब 1/128 तक है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉमन रेशियो होगा दिस अपॉन दिस, -1/2 हो जाएगा कॉमन रेशियो, है ना। -1/2 विल बी द सेकेंड टर्म ऑफ दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को, तो ये हो गया आपका भाई साहब कॉमन रेशियो, ठीक है। ओके तो अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको n फाइंड करना है। आपको लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब an दिया हुआ है कितना है 1/128। 1/128 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 128 कहा है इधर देख, 128 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 16 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 तो 2 1 2 3 4 5 6 7 2⁻7 लिख सकते हैं भाई साहब, है ना, 2⁻7 लिख सकते हैं। ओके तो आपका भाई साहब an कितना होता है भाई साहब ARn-1, an के जगह पे लिखो भाई साहब 1/2⁻7, दिस विल बी इक्वल टू a दैट इज 2 इंटू r कितना है भाई साहब -1/2 और n-1 हमको नहीं मालूम है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम इस 2 को भाई साहब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2⁸ विल बी इक्वल टू -1/2, ठीक है, -1/2 और यहाँ पे कितना है आपका n-1, ठीक है, 1 - 1। ओके तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इस पूरे को 8 कर दें और यहाँ पे कितना हो गया -1/2 n-1, ठीक है, -1/2 n-1। अब बताओ कैसे इसको इक्वेट करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1 इज इक्वल टू 8, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 1 9। अभी आप बोलोगे ये माइनस में है, देखो अगर ये माइनस में है, अगर ये 9 आया, 9 - 1 कितना होता है 8, और 8 को अगर माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा प्लस, जो तुमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 9, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वेटिंग बेसिस ऑफ इक्वल पावर्स और इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, ठीक है, क्लियर है। तो देखो 1/2⁸ -1/2, ठीक है, ये 1/2 माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है, 1/2⁸ देखो ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैसा है, असल में जो आपका नियम है ना वो ये है, देखो यहां तक आए थे हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2⁸ इज इक्वल टू -1/2 n-1, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2⁸ ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1/2⁸n-1।
अभी ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। नियम क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। मुझे बताओ यहाँ पे ये जो 1/2 है रेस टू 8, क्या ये -1/2 रेस टू 8 के बराबर होगा? भाई 8 बार माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, पॉजिटिव ही आ जाएगा। मतलब 1/2 रेस टू 8 विल बी इक्वल टू -1/2 रेस टू 8। तो इसीलिए आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे -1/2 रेस टू 8 इज इक्वल टू -1/2 रेस टू n-1, और तब जाके हम इसको बोल सकते हैं इक्वेटिंग पावर्स ऑफ। तो आपके बेसिस अभी क्या हो गए, सेम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n-1 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब, 10, ठीक है। सॉरी आपका 8 हुआ, 8 + 1 9, ठीक है। n की वैल्यू हो गई 9। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे भी -1/2 आना चाहिए, ठीक है। ओके ओके ओके। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज -48 एंड द सेवेंथ टर्म इज -12। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो एंड द फर्स्ट टर्म। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे जीपी को ए मान लिया, ए आर, और कॉमन रेशियो आपने मान लिया भाई साहब आर, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा बोलो, ए फिफ्थ, ये हो जाएगा ए आर 5 - 1 दैट इज 4, है ना। फिफ्थ टर्म हो गया ये। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी दैट इज ए आर रेज टू 4 इज -48। इसके पहले आप लिख लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर द कॉमन रेशियो, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर द कॉमन रेशियो। तो ए आर रेज टू 4 कितना हो गया भाई साहब, -48, द फिफ्थ टर्म ऑफ जेपी, ठीक है। क्या इक्वेशन 1, ए आर रेज टू 4 इज -48 एंड सेवेंथ टर्म इज -12, ठीक है। तो ए 7 मतलब कितना हो जाएगा, ए 7 - 1 दैट इज 6 इज इक्वल टू -12, ठीक है। ए आर 6 इज इक्वल टू -12 हो गया सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो इन द फर्स्ट टर्म, ठीक है। इन दोनों को भाई साहब डिवाइड कर दो, ए आर रेज टू 6, ठीक है, अपॉन ए आर रेज टू 4, ये हो गया भाई साहब ए आर रेज टू 6 कितना है, -12, अपॉन भाई साहब कितना हो गया, -48। यहाँ पे हम लिख देंगे भाई साहब डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग 2/1, सो दिस विल बी डिवाइडिंग 2/1, ठीक है। ए और यहाँ पे हो गया भाई साहब स्क्वायर, कैंसिलम, ये हो गया 1/4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/4, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1/2, देखो, ठीक है। आर की वैल्यू +-1/2 होगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो एंड द फर्स्ट टर्म। तो अगर आर की वैल्यू है +½ तो भाई साहब ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, इससे निकालो। देखो ए आर रेज टू 4 कितना है, -48 है, ठीक है, -48 है। तो देखो यहाँ पे प्लस आने का कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि माइनस ही होगा। ओके, ए आर रेज टू वैसे -48, चलो ए तो आर रेज टू 4 कितना हो जाएगा, सॉरी ए कितना हो जाएगा, ए इंटू आर रेज टू 4, अगर +½ है तो यहाँ पे हो गया ½ रेज टू 4 इज इक्वल टू -48। तो ए अपॉन कितना हो गया ये 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -48 × 16, ठीक है। फिर अगर भाई साहब आर की वैल्यू -½ ली आपने तो भी वैल्यू वही आएगा। देखो ए वही -½ रेज टू 4 इज इक्वल टू -48, तो ये आपका प्लस में ही आ जाएगा, ए रेज टू 16, ये हो गया आपका -48। तो ए की वैल्यू आ गई 16 × -48। दोनों में भी आपका कितना आ जाएगा, 48 × 16 कर लो भाई साहब, 8 6 48, 6 4 24, ये हो गया 8 6 48, 4 6 24 + 4 28 इंटू ये हो गया 48, 8 8 + 8 16, 4 + 1 5 6 7, तो ये हो गया -768, ठीक है।
दिस वुड बी -768. So A will be -768 and the common ratio can be both, प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है. ठीक है? Are we clear on this one people? समझ में. ठीक है, आज के लिए अलविदा अलविदा अलविदा.